प्यारे बच्चों, आप सब लोग एक बार सीधे बैठ के गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति। आप सब लोग इस शिविर में आए हैं और जैसा कि हमने कहा था कि आपको प्रत्येक लोगों के अच्छे विचारों को नोट करना चाहिए, सुनना चाहिए और समझना चाहिए। न जाने कौन सी बात किस वक्त हमारे हार्ट को टच करे और हमारी ज़िंदगी का एक सही रास्ता दिखाने में कारगर सिद्ध हो। भारतीय संस्कृति और सभ्यता प्राचीन काल से ही वह ज्ञान की उपासक रही। यहाँ की संस्कृति और सभ्यता में ये सबसे बड़ी इसकी विशेषता है कि ये ज्ञान की उपासना करना। अगर हम आपसे पूछें कि हेरिटेज ऑफ इंडिया, भारत की धरोहर क्या है, कि हमारे देश की धरोहर हमारी संस्कृति है और हमने अपने कल्चर को खुद डेवलप किया है, किसी दूसरी सिविलाइजेशन से या दूसरे कंट्री से हमने एडॉप्ट नहीं किया है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि भारत की संस्कृति क्या है। और दूसरा, कुरान भारत का ग्रंथ नहीं है, बाइबल भारत का ग्रंथ नहीं है। बाइबल यूरोप से आया, भारत के लोगों ने नहीं बनाया। कुरान अरब देश से आया, भारत के लोगों ने नहीं बनाया। तो भारत की साहित्य क्या है और भारत की संस्कृति क्या है? अब आप लोग लिखिए, भारत की धरोहर सबसे पहला इसका है, लिखिए, फ्रीडम ऑफ थॉट्स। भारत की सबसे पहली धरोहर है चिंतन की आज़ादी। यहाँ किसी व्यक्ति ने किसी विचार को किसी तरीके से सोचा, उसी बात को किसी और सज्जन ने किसी और तरीके से कहा, लेकिन यहाँ कभी भी विरोधाभास नहीं रहा और कोई ऐसा फंडामेंटलिज्म का तत्व नहीं पनप पाया कि आपने हमारे विचार को, हमारी समझ को गलत क्यों बता रहे। आपकी समझ है, आप अपने विचार को रखने की आपको आज़ादी है, आप किसी भी तरीके से अपने विचार को रख सकते हैं। यहाँ पर वेदों की विचारधारा, जैनिज्म की विचारधारा, बौद्धिज्म की विचारधारा, महात्मा कबीर के विचारधारा, सिखिज्म की विचारधारा, बहुत से तरीके से अलग अलग प्रकार से आई हैं, लेकिन सभी के विचारों का भारत देश के लोगों ने सम्मान किया। आप हिंदू धर्म में देखिए, अनेकों प्रकार के देवी देवता हैं। कोई शंकर जी को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है, कोई राम जी को मानता है, कोई माता जी को मानता है। एक परिवार में अलग अलग विचार के मानने वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी परिवार के लोग एक साथ रहते हैं। इसीलिए मार्क ट्वेन अमेरिका के बहुत बड़े स्कॉलर थे, वो कहते थे कि दुनिया में भारत एक ऐसा सेकुलर कंट्री है कि जो सभी लोगों का सम्मान करता है। वो कहते हैं इंडिया हैज़ 2 मिलियन गॉड, वो 2 मिलियन अर्थात 20 लाख देवी देवताओं को रखता है, ऑल आर वर्शिपेड, और सभी की पूजा करते हैं। तो यहाँ किसी प्रकार का कोई विरोधाभास नहीं था। तो सबसे पहला यहाँ का हेरिटेज है
कि वो है फ्रीडम ऑफ थॉट्स, चिंतन की आज़ादी। आप कहेंगे आगरे का ताजमहल, कुतुब मीनार, ये सब भी भारत की धरोहर हैं। ये तो जब ये नहीं थे आगरे का ताजमहल, कुतुब मीनार, तब भी भारत था, और जब ये नहीं रहेंगे फिर भी भारत रहेगा। लेकिन भारत की जो धरोहर है वो फ्रीडम ऑफ थॉट्स, चिंतन की आज़ादी। दूसरा यहाँ का धरोहर हेरिटेज है नॉलेज, क्रिएटिंग ऑफ नॉलेज, ज्ञान का सृजन करना। ये जो भारत की सबसे बड़ी परंपरा रही, ज्ञान का सृजन करना। तो ज्ञान भारत का बहुत विकसित था। ऐसा नहीं कि इसके पास साइंस टेक्नोलॉजी नहीं था। यहाँ के लोगों ने मैथमेटिक्स, मेडिकल साइंस का आविष्कार, आयुर्वेद नाम का ग्रंथ, आप साइकोलॉजी का आविष्कार आप देखिए, योग शास्त्र का, न्याय शास्त्र का, कानून का, हर प्रकार के ग्रंथ यहाँ पर तैयार किए गए जब दुनिया में सिविलाइजेशन अच्छी तरह से नहीं थी। यहाँ के लोगों ने उस जमाने में ये सब बातें सोची थी। 1610 की साल के अंदर कोपरनिकस ने दुनिया को समझाया कि इस यूनिवर्स का केंद्र सेंट्रल ब्रह्मांड है, सूर्य है। इस ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य है। और यहाँ ऋग्वेद में बताया गया सूर्य आत्मा जगतस्थु, सूर्य इस यूनिवर्स का केंद्र है, सन इस यूनिवर्स का केंद्र है। आप देखिए, गैलीलियो ने ये बताया कि पृथ्वी गोल है, उसको जेल में डाल दिया गया। लेकिन यहाँ ऋग्वेद के पहले मंडल के 78 नंबर सूक्त में बताया गया, चक्राड़ासह परीढ़हम पृथिव्या हिरण्येन मणिना संभमाने न हिन्वा न सस्ती तुरुस्त इंद्रम परिस्पशो अदधात सूर्येण। अर्थात पृथ्वी गोल है, वह सूर्य के चारों दिशाओं में घूमती है, तभी दिन और रात होते हैं। यह भारत की सोच और खोज ये ऋग्वेद में स्थित है। और आज मानव की लाइब्रेरी की सबसे प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद है। यह एक कंप्लीट एग्रीमेंट, यूनानिमस है। पूरे दुनिया के लोग इस बात से कंसेंसस करते हैं और उसमें सहमत हैं। तो उस ऋग्वेद में बताया गया कि पृथ्वी गोल है। आज जीरो की खोज 12 मिहिर ने किया था, ब्रह्मगुप्त ने पॉइंट की खोज की, और आर्यभट्ट ने पाई का पैमाना 22/7 मैथमेटिक्स में ये बताने का प्रयास किया। बौद्धायन सुलभ सूत्र में इसे बहुत से पहले समझाने का प्रयास किया गया। और जो भी एलजब्रा के फार्मूले हैं वो भी इंडियन लोगों ने विकसित किया था। ये मोहम्मद इब्न मूसा, जो अरब के बहुत बड़े मैथमेटिशियन हैं, उन्होंने स्वीकार किया है। और यूरोप के लोग भी मानते हैं कि हमें मैथमेटिक्स का ज्ञान अरब से मिला, और अरब के लोग स्वीकार करते हैं ये ज्ञान हमको भारत से मिला। तो भारत की प्राचीन परंपरा ज्ञान सृजन करने में थी, इसलिए यहाँ का हेरिटेज है ज्ञान का सृजन करना। और यहाँ की जो सबसे बड़ी विशेषता है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, जीवन की निरंतरता। भारत के लोगों का ये परम विश्वास रहा है कि ये जीवन की निरंतरता है, ये कभी अंत नहीं होता है। उनका ये मानना है कि शरीर जन्म लेता है, शरीर का काम है मरना, आत्मा न कभी पैदा होती है और आत्मा न कभी मरती है। तो इसलिए कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, ये कंटिन्यूटी ऑफ नॉलेज, ज्ञान की निरंतरता,
लाइफ की निरंतरता, कंटिन्यूटी ऑफ सोल, आत्मा की निरंतरता, यह भारत की प्रमुख धरोहर है। और आज ये पूरे विश्व के लोग ये समझने के लिए, सोचने के लिए विवश हो रहे हैं कि यह बात सत्य है और उसके करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। इस अर्थ के वेट का कैलकुलेशन जो आर्यभट्ट ने उस समय किया था, वो आज के लोग उसके आसपास करीब थोड़ा सा फर्क है। और अर्थ की एज के विषय में भी बिल्कुल हमारे अंदर और साइंस में समानता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ के लोगों का ये समझ था कि जो नेचर की अपनी ब्यूटी है, अपनी उसकी प्रोडक्ट है, उसमें अगर आप कोई छेड़खानी करेंगे तो वह उसको टॉलरेट नहीं कर पाती। वह अपनी ब्यूटी को अपने आप संभाल करके रखने का प्रयास करती है। आप देखिए, अमेजन नदी के किनारे ब्राज़ील में और भी जगह, ऑस्ट्रेलिया में चले जाइए, जब जंगलों में आग लगती है तो जिस आग को कृत्रिम बारिश करके बुझाया जाता है या आपको अलग अलग तरीके से बुझाते हैं, तो उस वृक्षों में झुरमुटे पड़ जाते हैं, काले दाग पड़ जाते हैं। लेकिन जो अपने आप बुझते हैं, अपने आप जलते हैं, ऐसे वृक्षों में दाग नहीं पड़ते। आप देखिए, जब चाइना में एक शिप क्रैश कर गया था, जहाज क्रैश कर गया था, तो उसमें काफ़ी गैलन ऑयल समुद्र में फैल गए थे। लोग ये चिंतित होते थे कि समुद्र में असंख्य प्राणी मर जाएंगे और ये ख़त्म हो जाएगा, पर्यावरण को नुकसान होगा। लेकिन इतने में उसमें एक ऐसा बैक्टीरिया पैदा हुआ, उस सारे चीज़ को ख़त्म कर दिया और उसको वाटर को प्योरीफाइड कर दिया। तो उसको अपने साथ छेड़खानी नहीं चाहते। प्रकृति अपनी रक्षा करने में खुद सक्षम है। आप देखिए, जंगलों में असंख्य प्राणी डेली पैदा होते हैं, मरते हैं, लेकिन वहाँ दफनाने की कोई विधि नहीं है। लेकिन उसमें जितने भी एनिमल मरते हैं तो जंगल में कोई बदबू नहीं होती। जैसे वो मरते हैं उनकी प्रोसेस होती है और उसी समय ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे लोग पैदा होते हैं कि सब कुछ उसको खाक कर देते हैं। तो नेचर, प्रकृति में जितने भी प्राणी हैं वो उसको पालन करने में सक्षम है और अपनी स्वायत्तता को निभाने के लिए वो समर्थ है। तो इसलिए भारत की जो सबसे बड़ी धरोहर है, इन तत्वों का चिंतन करना, आत्मा परमात्मा के विषय में सोचना, चिंतन की आज़ादी रखना और सभी विचारों का सम्मान करना। और वो बाउंड्री लाइन नहीं बनाते कि विचार हमारा नहीं है तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो दुनिया में कहीं भी अच्छी विचार है, किसी के भी पास है, वो ग्रहण करने के लिए भारतीयों की उत्सुकता रही है। इसके लिए ऋग्वेद में कहा, आनो भद्राः कृतो यन्त विश्वतः। दुनिया में कहीं भी अच्छी चीज़ है, अच्छे विचार हैं, आप उसे ग्रहण करो। और एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, वो सत्य एक है, विद्वान लोग अलग अलग तरीके से उसका अपना स्टेटमेंट देते हैं, कमेंट्स करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। तो हर प्रकार के थॉट्स का रिस्पेक्ट करना यहाँ के लोगों की परंपरा रही है। तो इस भारतीय सभ्यता को समझने के लिए, एक अच्छे इंसान को बनाने के लिए आपके अंदर 5 क्वालिटी होनी चाहिए। आप लिखिए, नंबर 1, इनलाइटनमेंट। आपके पास विशुद्ध ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। भारत के लोग ज्ञान की उपासना करते थे। हमने आपको कल समझाया था
कि हमें पढ़ाई जो करनी चाहिए नौकरी पाने के लिए नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्यों पढ़ते हैं, चलो मैं पूछता हूं कि आप लोग क्यों पढ़ते हैं, आप कहेंगे देश की सेवा करने के लिए, नौकरी करने के लिए। आप जैसे यहाँ असेंबली में बैठे हैं, 1996 के ईयर में वर्ल्ड के 196 कंट्री के विचारशील प्रोफेसर न्यूयॉर्क में एकत्रित हुए और उन्होंने अपने आप से पूछा कि हम क्यों पढ़ते हैं। तो आपने तो जल्दी उत्तर दे दिया, यहाँ आए तो बोल दिया देश की सेवा करने के लिए पढ़ना, चूँकि यहाँ देशभक्ति की बात की जा रही है। कहीं और होंगे तो कह देंगे नौकरी करने के लिए, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बनने के लिए पढ़ रहे हैं। कहीं और जाएंगे तो अपने मन से और बता सकते थे। तो आपका जैसा माहौल और वैसा विचार आपके मस्तिष्क में आते जाएंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, उस 196 कंट्री के विचारशील प्रोफेसरों ने 3 दिन तक आत्मचिंतन किया और 3 दिन सोचने के बाद उन्होंने 4 लाइन में उत्तर दिया। आप लिख सकते हैं, नंबर 1, लर्निंग टू नो, ज्ञान अर्जन करने के लिए हमें विद्या पढ़नी चाहिए। हमने बताया था कि ज्ञान सृजन करने के 5 तरीके हैं। पहला ज्ञान हमको अपनी फैमिली, अपनी मदर से मिलता है। दूसरा अपनी सोसाइटी से मिलता है। तीसरा अपने करिकुलम, पाठ्यक्रम से, स्कूल के और कॉलेज के सिलेबस से मिलते हैं। और चौथा अपने लाइफ के अनुभव से मिलते हैं, एक्सपीरियंस से मिलते हैं। और 5वां नेचर से मिलता है। तो ये 5 सोर्स हैं ज्ञान को इकट्ठा करने का। अब कोई इंसान स्कूल की पढ़ाई में पास नहीं हुआ, लेकिन वो फिर भी दुनिया का महान इंसान बन जाता है। जैसे आपको हमने बिल गेट्स का एग्जाम्पल दिया, धीरू भाई अंबानी का एग्जाम्पल दिया, सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल दिया था, एच.एम. श्लोकम का एग्जाम्पल दिया था जिन्होंने भाखड़ा नंगल डैम बनाया था। तो व्हाट यूर फील्ड यू सेलेक्ट, ट्राई टू एक्सेल इन इट। आप अपनी जिंदगी का जो भी क्षेत्र चुनें उसमें फर्स्ट आने की कोशिश करें। तो व्हाट्सएप से प्राप्त किया गया ज्ञान, फेसबुक पर पैदा हुआ प्यार और पाउडर खाकर बनाई गई बॉडी, ये लंबा समय चलती नहीं है। नहीं, मैंने बताया था ना आपको। तो बच्चों, ये ज्ञान प्राप्त करने के 5 तरीके हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में प्रोग्रेस हो, उन्नति हो, तो आपको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। क्या प्राप्त करना चाहिए? हाँ। तो ज्ञान के स्रोत ये 5 स्रोत हैं। आप एक विषय में एक यूनिवर्सिटी में फेल हो जाएं तो कोई चिंता नहीं है। 4 यूनिवर्सिटीज और आपके पास हैं जो आपको ज्ञान दे सकती हैं और आपके रास्ते खोल सकती हैं। और एक बात याद रखो, सफलता के लिए जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो 99 दरवाजे आपका इंतज़ार करते हैं। और दुनिया में वही देश तरक्की करता है, वही समाज प्रगति करता है जिसके पास ज्ञान होता है, नॉलेज होता है। जब हमारे देश के पास ज्ञान था तो हम लोगों का बहुत सी प्रगतिशीलता थी। हमारी देश की सीमाएं मैंने बताया था, अराकान से लेकर के खुरासान तक, और दूसरी कहाँ थी? कैलाश से लेकर कोलंबो तक। इतना बड़ा ये देश था। यहाँ की संस्कृति बड़ी महान थी, लोग बड़े महान थे। लेकिन जब हम लोगों ने पढ़ना लिखना बंद कर दिया, सोचना बंद कर दिया, आपस में लड़ना शुरू कर दिया, तो हम सैकड़ों वर्ष गुलामी की जंजीर में जकड़ गए और हमने अपनी उन्नति के दरवाजे बंद कर दिए।
तो अगर आप चाहते हैं, हमारे ऋषि महर्षि क्या कहते हैं, हृदा मनीषा मनसो विक्लप्तो एतद विदुः अमृतास्ते भवन्ति। अगर आप जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, तो आपको ज्ञान अर्जित करना चाहिए। मन और आत्मा, बुद्धि और विवेक को उन्नति की जागृति के लिए हमें ज्ञान का अध्ययन करना चाहिए, उसे सृजन करना चाहिए। तो यूनेस्को के विद्वानों ने क्या कहा, हमें क्यों पढ़ना चाहिए? तो लर्निंग टू नो, ज्ञान अर्जन के लिए हमें विद्या पढ़नी चाहिए। दूसरी बात कहा, दूसरा पॉइंट नोट करिए, लर्निंग टू डू, कार्यशीलता के लिए हमें विद्या पढ़नी चाहिए। डिलीजेंस विद स्किल, कुशलता युक्त पुरुषार्थ करना चाहिए। और तीसरी बात कहा, लर्निंग टू लिव टुगेदर एंड अचीव सोशल कोहेशन, साथ मिलकर रहना सीखो और एक दूसरे का सम्मान करना सीखो। इसके लिए भी हमें नॉलेज, विद्या पढ़नी चाहिए। और चौथी बात, लर्निंग टू बी एंड बिकम, जो आपके जीवन का उद्देश्य है उसमें आपको कितनी सफलता मिल रही है। हमें अपना आत्मचिंतन करना चाहिए कि हमारी उन्नति में, हमारी प्रगति में, हमारी समझ में, हमारी एम में हम कहाँ तक पहुँच रहे हैं, वो ज्ञान हमारा कहाँ तक सहायक हो रहा है। तो ये इन 4 कारणों के लिए हमें विद्या पढ़नी चाहिए। लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव टुगेदर एंड अचीव सोशल कोहेशन, और लर्निंग टू बी एंड बिकम। बात समझ में आई? अब आप कहोगे पढ़ने का मतलब क्या है? अगर ज्ञान नहीं होगा तो और लोग भी तरक्की कर सकते हैं, जैसा आपने कहा, तो हम क्या करें? नहीं पढ़ेंगे तो भी अच्छे रह जाएंगे, ऐसा हो सकता है? आप देखो, हमने आपको समझाया था, हमारे ऋषि थे, हमारे देश के एक महान ऋषि थे महर्षि कपिल। उन्होंने समझाया था, ज्ञानात मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति मिलती है। अगर आपको गरीबी में से मुक्ति चाहिए, गुलामी में से मुक्ति चाहिए, बेरोजगारी में से मुक्ति चाहिए, बीमारी में से मुक्ति चाहिए, तो आपको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और ज्ञान अगर दुश्मन के पास है तो वहाँ भी जाकर सीखने की कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए गीता के अंदर 4 अध्याय के अंदर 39 नंबर श्लोक में कृष्ण जी ने कहा, ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्म सात कुरुते तथा। ज्ञान रूपी एक ऐसी अग्नि है जो संपूर्ण अवगुणों को, बुराइयों को भस्म कर देती है। इसलिए हमें ज्ञान की अग्नि को अपने अंदर जलाए रखना चाहिए। और अगर आपके पास ज्ञान है तो आपकी शकल, आप लोग अपनी शकल को कितने बार रोज अरीसा में देखते हैं, शीशा में? दातिया से बाल रोज साफ करते होंगे। आप कितने सुंदरता है आपकी बॉडी का, आप ठीक ठाक रहें, अच्छी बात है, लेकिन आप कितने ब्यूटिशियन है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। कितने हैंडसम है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपके ब्रेन में कितना नॉलेज है ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और केवल नॉलेज होना जरूरी नहीं है, नॉलेज के साथ आपका कैरेक्टर कितना अच्छा है इसके लिए आपकी जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, आपको ज्ञान अगर आपके पास है तभी आपकी उन्नति हो सकती है। अब आप जिस लोगों के पास ज्ञान नहीं है, जो ज्ञान के दुश्मन हुए, उनका क्या परिणाम हुआ वो भी आप जान लीजिए। 621 एडी में, 621 ईस्वी में अरब के लोगों ने इजिप्ट पर अटैक किया। 21 ईयर्स के अंदर पूरे इजिप्ट को उन्होंने धर्म परिवर्तन करके इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया।
642 AD 642 ईस्वी में इजिप्ट की जो सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी, उस लाइब्रेरी का नाम था अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी। क्या नाम था उसका? अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी को इस्लाम के खलीफा मोहम्मद उमर साहब ने जला करके राख कर दिया और कहा धरती पर एक ही पुस्तक काफ़ी है, दूसरे पुस्तक की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। ये डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है। और इतनी बड़ी लाइब्रेरी जो वहाँ की थी, जिसमें अनेकों बुक थे, अनेकों किताबें थीं, वो उस समय ये बुक फॉर्म में नहीं था जैसे आज ये प्रिंटिंग प्रेस में है। वृक्षों के छाल पर लिखे, कपड़ों पर लिखे, ऐसे अनेक प्रकार के लिखे हुए सेंटेंस थे, वो सब जला करके राख कर दिया गया। 635 AD 635 ईस्वी में अरब के लोगों ने ईरान पर अटैक किया और 635 ईस्वी में अरब के लोगों ने इराक पर अटैक किया। 650 ईस्वी में 650 AD में ईरान को पूरा वहाँ का पर्शियन सिविलाइजेशन समाप्त कर दिया, ख़त्म कर दिया और ईरान को इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया। और 652 AD में इराक पर उन्होंने जीत हासिल की। 17 ईयर्स में पूरे इराक को तहस नहस कर दिया। तो बगदाद में 5 मील लंबा और 1.5 मील चौड़ा, इतना बड़ा लंबा चौड़ा एजुकेशनल कैंपस थे, जहाँ बहुत बड़े फील्ड थे, ग्राउंड था, बहुत बड़े पार्क थे, बहुत सी सारी जगह थी अलग अलग, कहीं पर लाइब्रेरी, कहीं पढ़ने की जगह। इतने बड़े एरिया को जला करके उस्मान साहब ने राख कर दिया और उन्होंने वही मोहम्मद उमर के दाखिले को दोहराया। कहा धरती पर एक ही पुस्तक काफ़ी है, दूसरे पुस्तक की कोई ज़रूरत नहीं है। आप समझ रहे हैं इस बात को? 1450 में जेम्स गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का इनोवेशन किया। 1450 ईस्वी से पहले ये लिखने के लिए पेपर नहीं होते थे, बुक नहीं होता था। 1450 ईस्वी में AD में जेम्स गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का इनोवेशन किया। जो ज्ञान वृक्षों की छाल में था, जो ज्ञान कपड़ों के अंदर लिखा जाता था, वह ज्ञान बुक फॉर्म में आ गया, किताब में आ गया और ज्ञान दुनिया में वायरस की तरह फैलने लग गया। लेकिन उस समय टर्की से लेकर के नॉर्दर्न चाइना तक खलीफा की हुकूमत थी और टर्की के खलीफा सैफुल इस्लाम ने ये फतवा जारी कर दिया कि ये प्रिंटिंग प्रेस गैर इस्लामिक है। तो परिणाम क्या निकला कि 250 वर्षों तक, 250 ईयर्स के आसपास तक, जहाँ जहाँ इस्लामिक हुकूमत थे वहाँ प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, वहाँ किताब नहीं आने दी गई, चूँकि वह इस्लाम के खिलाफ थी, ऐसी उनकी मान्यता थी। लेकिन प्यारे बच्चों, 1932 में ये लिख लो, 1932 की साल में जब दुनिया को ये पता चला कि अरब के पास दौलत का खजाना है, यहाँ डीजल है, यहाँ पेट्रोल है, यहाँ इराक के बसरा शहर में मोती की खानें हैं, यहाँ पल्स माइंस हैं, यहाँ पर डीजल पेट्रोल है, दौलत का खजाना है, तो उनकी उस पुस्तक में नहीं लिखा था डीजल कैसे निकाले जाएं, पेट्रोल कैसे निकाले जाएं, जमीन से मोती कैसे निकाले जाएं। उनको वहीं जाना पड़ा जिसके पास ज्ञान था।
उनको वहीं मूव करना पड़ा जिसके पास नॉलेज था। तो आप देखिए आज अरब की जो तरक्की है, प्रॉस्पेरिटी है, वो कैसे हुई? ज्ञान से हुई। जब ज्ञान जर्मन से आया, जब ज्ञान यूएस से आया, जब ज्ञान ब्रिटेन से आया, तब वहाँ प्रॉस्पेरिटी आई। उनकी जो पुस्तक पर मान्यता थी, उस पुस्तक में ये नहीं लिखा था डीजल, पेट्रोल और मोती कैसे निकाले जाएं। अगर यूरोप के लोग वहाँ आकर के डीजल नहीं निकालते, मोती नहीं निकालते, पेट्रोल नहीं निकालते, तो वहाँ के लोग सोने की कुर्सियों पर नहीं बैठते और एटीएम में सोनों के कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स नहीं निकालते। बोलो ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको? ये कैसे हुआ? ज्ञान के माध्यम से हुआ।